हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइस, आज हम लोग एक और इंडियन काउंसिल एक्ट करेंगे जो कि 1892 में आया था। इससे पहले भी एक इंडियन काउंसिल एक्ट हमने पढ़ा था जो हमने पढ़ा था 1861 का, राइट। तो ऐसा मैंने क्यों बोला कि हम लोग फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ने वाले हैं? तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसका जो मेन फोकस था ना वो अमेंडमेंट को लेके था। किसमें? काउंसिल्स के कॉम्पोजिशंस में और काउंसिल के फंक्शंस में। अब इसका मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में? मतलब कॉम्पोजिशन का मतलब है कि उसका जो कैसा साइज रहेगा, उसमें कौन कौन होंगे, कौन कौन नहीं होंगे, ठीक है। और फंक्शन की वो क्या काम कर सकती है, वो काउंसिल क्या नहीं कर सकती। और अमेंडमेंट्स का मतलब बदलाव, मतलब चेंजेस, ठीक है। अब देखो, बदलाव दो तरह से होते हैं, या तो आप उसको इसको कम कर सकते हो या फिर ज्यादा कर सकते हो। कॉम्पोजिशन में आप नंबर इंक्रीज भी कर सकते हो, लोगों का नंबर कम भी कर सकते हो, और फंक्शंस में काम उनके ज्यादा बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। जो मैंने ये लाइन बोली ना कि इंडियन काउंसिल एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मेनली फोकस करता था कहाँ पे? काउंसिल्स की कॉम्पोजिशन को लेके और उसके फंक्शंस में अमेंडमेंट्स को लेके, ठीक है, दोनों में ही अमेंडमेंट्स को लेके, बदलाव को लेके, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। और क्योंकि ये 1892 में आया था तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ओके, गुड। अब इसके फटाफट से फीचर समझते हैं, बट उससे पहले मुझे आपको छोटा सा इसका बैकग्राउंड बताना है। इसके पीछे कुछ कहानी है। कौन सी कहानी है? तो देखो, 1885 में ना आपकी बन जाती है आईएनसी। अभी आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो जब ये फॉर्म कर जाती है सबकी आवाज उठाने के लिए, एक बॉडी फॉर्म हो जाती है आपकी, कांग्रेस फॉर्म हो जाती है, तो पूरी दुनिया में, मतलब सॉरी नॉट दुनिया, पूरे इंडिया में क्या हो जाता है? नेशनलिज्म की भावना ना हर जगह, हर कोने कोने में फैल जाती है। अब लोग डिमांड करना शुरू करते हैं कि भाई हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो, हमें और रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये आईएनसी होती है, जो उसके लीडर्स होते हैं, ये लोग डिमांड करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे डिमांड करते हैं कि हम लोगों को जो इंडिया के फाइनेंस की रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं उस पर क्या करने का हक दो, हमें उस पर डिस्कस करने का हक दो, हमें अपनी आवाज रखने का उसमें हक दो। तो इसकी वजह से लोगों में बहुत नेशनलिज्म फैल रहा है, लोग डिमांड्स कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं हमें भी रिप्रेजेंटेट करने का जो है वो मौका दो, हम भी रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, हम लोग भी इन डाइवर्स मुद्दों पे क्या करेंगे, डिस्कशन करने की पावर चाहते हैं। तो इन सबको देखते हुए, ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इनैक्ट करा। समझ में आया? ठीक है। तो क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें और ज्यादा जो है वो क्या दो, रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है, हमें और ज्यादा उसमें क्या दो, हमें उसमें पावर्स दो, हमें फंक्शंस प्रोवाइड करो कि हम लोग जो है वो और चीजों और मैटर्स पे, और चीजों पे क्या कर पाए, अपनी राय रख पाए, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट कर रही है हम उसमें उस चीज की आवाज बन पाए अपने लोगों की। तो उसी चीज को लेके आपका ये एक्ट आता है जिसके हम फीचर्स अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्ट क्या करता है? सबसे सबसे पहला काम जो ये एक्ट करता है वो ये करता है कि इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ एडिशनल, एडिशनल का एल कहां गया, ठीक है, एडिशनल, ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब ये नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल्स क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बट वहां पे मैंने सिर्फ एक हल्का सा ही आपको ये बता दिया था, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अब देखो, नॉन ऑफिशियल्स क्या होते हैं? नॉन ऑफिशियल्स वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने खुद से अपॉइंट नहीं करा। जब इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं करा तो ये लोग गवर्नमेंट के लोग नहीं है। जब ये लोग गवर्नमेंट के लोग नहीं है तो इन लोगों को सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास कोई पावर्स नहीं होंगी। तो फिर ये लोग क्यों? तो सिर्फ समाज सेवा करने के लिए, एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग आते थे, जिनको हम लोग बोलते थे नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है। और जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या होते थे? ऑफिशियल्स वो लोग होते हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जब उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो उनके पास पावर्स भी क्यों आएंगी? ज्यादा आएंगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा होंगे, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे, तो उनकी आवाज में कुछ दम होगा, उनके पास ऐसी पावर्स होंगी जिन पावर्स का यूज करके वो कुछ भी कर सकते हैं जो उनके पावर्स के रिगार्डिंग होता है। बट नॉन ऑफिशियल्स के पास ऐसा कोई पावर नहीं होती है, इनको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट के मेंबर्स नहीं होते हैं। ये मैंने ऐसा आपको डिफरेंस क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया, देखो पहली बात तो इस एक्ट ने क्या बोला, इस एक्ट ने बोला कि नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज करो, ठीक है, किनको? नॉन ऑफिशियल्स को। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि इस एक्ट ने बोला कि इस एक्ट का प्रोविजन था कि इसने करा इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल ऑफिशियल मेंबर्स, तो अगर आपने इस वर्ड को ढंग से नहीं पढ़ा नॉन ऑफिशियल, तो वहां पे चांसेस है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, ठीक है। तो इट इंक्रीज द
मतलब इसने एडिशन कर दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का किस किस में, एक आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और एक आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मुझे बताओ ये कहाँ कहाँ पे बनी थी? 3 जगह पे बनी थी, 4 पे बनी थी, 5 पे बनी थी, कहाँ कहाँ पे बनी थी? मैंने आपको याद भी कराया था। और वहां पे अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वहां पे हल्की सी मिस्टेक ही होगी है कि मैंने शायद कुछ ऐसा बोल दिया कि 9 माइनस 8 7, नो, तो वो ऐसा था याद कराने के लिए कि 9 में से 8 गए तो 1 बचा और 8 में से 1 गए तो 7 बचा, तो 1 8 9 7, ठीक है। वो मैंने आपको याद करवाया था कि हाँ उस डेट को या मतलब उस ईयर में जो थी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वो बनी थी, तो जरा चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सेंटर में है और ये प्रोविंसेस में जो बनी थी आपकी काउंसिल, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पिछले वाली क्लास को चेकआउट कर लो। बट तो मैं आपको फर्क समझा के हटू ना अभी ऑफिशियल वर्सेस नॉन ऑफिशियल्स का, तो मैंने इसीलिए समझाया था क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी रखी गई ऑफिशियल मेंबर्स की। देखो बताती हूँ, अगर मान लो कि सपोज करो कि 10 लोग ना नॉन ऑफिशियल चुने हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं करा, जो नॉमिनेट होकर आए हैं बॉडीज के द्वारा, ठीक है, वो है 10। तो अगर मुझे कल को ऑफिशियल मेंबर्स रखने हैं तो वो ऑफिशियल मेंबर्स हमेशा इन लोगों के नंबर से ज्यादा होंगे, चाहे वो एक ही क्यों ना ज्यादा हो। मेजोरिटी किनकी रहेगी? ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी, ऑफिशियल लोगों की मेजोरिटी रहेगी जो गवर्नमेंट ने खुद चुने हैं, खुद अपॉइंट करे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 10 लोग थे नॉन ऑफिशियल्स, तो 11 जो है मैं ऑफिशियल लोग रख लूंगी, तो मेजोरिटी किनकी हुई? ऑफिशियल की। ऐसा क्यों? अब मान लो कोई चीज है, राइट, अब देखो 10 बच्चे हैं, 10 में से 10 बच्चों को मैंने पूछा कि बताओ कौन सा जो बच्चा है वो आइसक्रीम खाएगा और कौन सा बच्चा जो है वो जूस पिएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे वही चीज उनको जो है वो मिलने वाली है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हम लोग खाएंगे आइसक्रीम और कुछ ने कहा कि हम लोग खाएंगे जूस। आइसक्रीम वालों ने जो बच्चे थे वो थे 6, ठीक है, टोटल। जिन लोगों ने बोला कि हम आइसक्रीम खाएंगे और जिन लोगों ने बोला कि हम लोग जूस पियेंगे वो थे 4। तो बताओ यहाँ पे कौन जीता? वहां पे यहाँ पे जीती मेजोरिटी। मेजोरिटी कितनी की? आइसक्रीम वालों की। समझ में आ गया? तो जिनकी मेजोरिटी रहेगी, वो 6 लोग दोस्त थे, वो 4 लोग दोस्त थे, तो जीतेंगे तो 6 लोग ही ना। अब ठीक है, जो भी वो बोलेंगे वही चीज होगी। समझ में आया? तो जानबूझ के गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या रखी ऑफिशियल मेजोरिटी, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था इनको, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपना एक पर्सन ज्यादा नहीं रखेगी, मतलब अपने लोगों की मेजोरिटी नहीं रखेगी, तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ भी इनको रिप्रेजेंटेशन देने में, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस खुद करना है, सारी पावर्स खुद रखनी है, पावर्स देनी भी है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट को किसका रखना है? वो खुद का रखना है। समझ में आ गया? ओके, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, पेपर में आ सकता है कि बताओ क्या नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखी थी? नो, ऑफिशियल मेजोरिटी। अगर आपको पता हो ना कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करना चाहती थी, इस आइसक्रीम वाले एग्जांपल से याद कर लेना कि हमेशा उसी की चलेगी जिसकी टीम में ज्यादा लोग हैं, तो 6 की चलेगी, क्योंकि 6 लोग दोस्त थे, वो 4 ही लोग दोस्त थे। समझ में आया? इसलिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियल मेजोरिटी यहाँ पे रखी। अब कई लोग यहाँ पे ना बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं, आई नो वेरी वेल, कि आप एक चीज को ना 10 बार रिपीट करते हो, तो ऐसा क्यों? वीडियो बेफालतू की लंबी होती है। देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि यू पीपल कैन स्किप, आप ये वीडियोस को स्किप आउट कर सकते हो, बिकॉज दिस वीडियोस जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन बच्चों ने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी, जिनका बिल्कुल स्ट्रीम नहीं था, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जिनको पता भी नहीं है। तो होता है कई बार कि हमें नहीं पता होता कि बताओ ये टर्म्स क्या है, क्या टर्म ये वर्ड क्या है क्या नहीं है। ये हर एक सब्जेक्ट की अपनी जो है वो वर्ड्स होते हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है, अपने जार्गन्स होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको लगता है कि बेफालतू की चीजें मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करती हूँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू पीपल कैन स्किप दिस वीडियो एंड चेक आउट दी अनदर वीडियोस, ओके, सो यू कैन सेव योर टाइम बाय डूइंग दिस, राइट। सो अगर आप न्यू हो देन यू कैन स्टिक, you can build up your concept. Trust me, when we will solve the PYQs, previous year questions, then you will get to know कि concept building कितनी important है। जो आपको फैक्ट्स है ना यहाँ पे क्राम में बड़े आराम से करवा सकती हूँ, बड़े आराम से मैं क्या कर सकती हूँ, 4 तो प्रोविजन होते हैं एक्ट में, 4-5 होंगे ज्यादा से ज्यादा, फटाफट आके उनको बोल जाऊंगी, मेरा काम खत्म, फटाफट से क्या हो जाएगा, मेरी एक एक लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी और मैं आगे जो है बड़े आराम से मूव ऑन हो जाऊंगी। बट दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ माई क्लासेस। द पर्पस ऑफ माई क्लासेस इज कि आपको ना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आए, ठीक है। आई वॉन्ट कि कल को आपसे कोई भी पूछ लेना तो आप सिर्फ क्रैम्प करके चीजों को बताने की बजाय पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में उनको जब रिकॉल करोगे और बताओगे ना, तब आपको खुद के अंदर एक अलग ही दिखेगा कि वो अच्छा, नाउ आई एम फुली प्रिपेयर, कि मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मैंने पढ़ा, जितना पढ़ा
उतना मुझे समझ में अच्छे से आ गया, खुद ऊपर ऊपर से पढ़ने का, रट्टा मारने का, इट्स ऑफ नो यूज, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेक्चर हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो अगला फीचर, इट इंक्रीज, इसने और क्या इंक्रीज करा, इसने इंक्रीज करा फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब ये क्या हो गया, देखो बताती हूँ। इन्होंने क्या करा, उसके कामों को और बढ़ा दिया। अब ये फंक्शंस कैसे बढ़ गए हैं, पहले उसके पास सिर्फ कुछ ही चीजें करने की पावर थी, पर अब उसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन कर दी कि भैया हम लोग ये भी कर सकते हो। तो वो क्या कर सकते हैं, इनको दे दी गई पावर्स, क्या करने की, बजट के ऊपर डिस्कशंस करने की और एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है, बजट, ये आपको देखो यहाँ पे इसका इतना वो नहीं होता है, ये आपका आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, इसको अच्छे से पढ़ते हो, आपका बजट पास होता है जो बताता है, ठीक है, कि आपका जो 1 ईयर के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या रहने वाले हैं, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कहाँ से आने वाला है। तो ये पूरी स्टेटमेंट होती है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, ठीक है, गवर्नमेंट की पूरी 1 ईयर की एनुअली जो आपकी आती है, राइट। इसमें बताया जाता है कि अच्छा गवर्नमेंट यहाँ पे जो है ना वो खर्च करेगी, राइट, गवर्नमेंट इस चीज को इतने जो पैसे है वो देने वाली है, हेल्थ सेक्टर को इतना कंट्रीब्यूट करेगी, तो वो बजट होता है। तो जब वो बजट बनता है ना, जब जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि हम हेल्थ सेक्टर को ना 600 करोड़ जो है वो देने वाले हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है, कि डिबेट होती है कि इतना देना सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ज्यादा करें कम करें। तो अगर 600 सही लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि सही है, तो पास होना जाता है, नहीं होता तो फिर उसको थोड़ा चेंज करते हैं, सबकी मेजोरिटी आगे वो आगे चीज बढ़ती है। तो इन लोगों को बोला कि आप लोग बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नाउ यू पीपल कैन डिस्कस द बजट, जो बजट आपका प्रेजेंट होगा, राइट, असेंबली में। ओके, एंड देन एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है ना, जब आपके एक पर्टिकुलर मिनिस्टर होते हैं डिपार्टमेंट के, राइट, एक मिनिस्ट्री होती है आपकी, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग इस काउंसिल्स में बैठते थे, एलसी में बैठते थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते थे, दीज पीपल कैन नाउ आस्क द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव कि बताओ अगर आपने हेल्थ सेक्टर में ये करा, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप क्या कर रहे हो, उस चीज में ये चीज क्यों नहीं हो पा रही है, ठीक है, वहां पे स्टाफ की कमी, ऐसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो कुछ भी सीरियस मत लिया करो, उसमें डॉक्टर्स नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये इनको अकाउंटेबल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, ठहरा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ सकती है कि बताओ क्यों नहीं करा आपने ऐसा। तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन एंड एग्जीक्यूटिव को उसके क्या देने पड़ते हैं, आंसर्स देने पड़ते हैं। समझ में आया, देखो इससे क्या होगा, ये अकाउंटेबल रहेंगे टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल की, भाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे दीज पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन, तो हमें इनको आंसर देना पड़ेगा, राइट। होने को तो वैसे दिखावा ही हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी जो पावर है ना, असली जो अल्टीमेट पावर है ना, वो अभी भी ब्रिटिश के पास ही है, उन लोगों के पास ही है। हम लोगों का तो ये फर्स्ट स्टेप है, यहीं से कहते हैं कि ये वाला एक्ट है ना, यही जो एक्ट है वो रूट्स है हर एक रिफॉर्म का, जो आगे जाके रिफॉर्म्स आएंगे तो यहीं से कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत होती है। जब इतना हमें मिल गया है, ठीक है, आगे आगे जाके और भी हमें चीजें ना मिल जाएंगी बड़े आराम से नहीं, मतलब स्ट्रगल लगेगा उनमें, बट कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हो चुकी है एक रिफॉर्म की, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने क्या करा कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो आपके आएंगे ना, देखो मैंने बोला कि इसने बोला कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड ऑन करो, ठीक है, उसको इंक्रीज कर दिया नंबर्स को, और नंबर बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है, किसमें, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल्स में। तो यहाँ पे ये लोग आएंगे कैसे, आपने तो बोलते इनका नंबर इंक्रीज कर दो, तो ये लोग अब आएंगे कहाँ से, ये लोग आएंगे नॉमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, किसके प्रोसेस के थ्रू, नॉमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनको आना था और प्रोविंशियल में भी आना था। तो सेंट्रल में जो है इनको नॉमिनेट करेंगे वॉइसरॉय, कौन करेंगे, वॉइसरॉय, किसके रिकमेंडेशन पे, एक तो करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी अपना रिकमेंडेशन देंगे, और साथ में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी क्या देगा, अपना रिकमेंडेशन देगा। ये दोनों के रिकमेंडेशन पे बेस्ड वॉइसरॉय क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे इसके मेंबर्स को, इसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे उनको कौन नॉमिनेट करेगा, उनको नॉमिनेट करेंगे आपके गवर्नर, ठीक है, आप किसके रिकमेंडेशन पे, तो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड दी चैम्बर। तो ये प्लीज आप ना लर्न कर लेना, ठीक है। अगर इसका कुछ बन जाए, निमोनिक बन जाए तो बना के देखें, DMUTZC नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा,
छोड़ो, नहीं बन रहा। अगर बनता ना तो बना के देखो यार। अगर हम इसका एसी बनाए, चैम्बर, एसोसिएशन और चैम्बर्स का, छोड़ो यार, नहीं बन रहा, छोड़ो, खुद ही याद कर लेना। इतना सा तो यू पीपल कैन इजिली लर्न दैट। ठीक है, इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, राइट। ओके, आगे देखो। अब क्या हो गया, अब ये नॉमिनेशंस हुई। एक और टर्म यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कई बार होता है ना कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। नो, यहाँ पे इलेक्शन का ना कहीं पे यूज नहीं करा गया वर्ड का, बट हुआ क्या, इस एक्ट ने जो था, इट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस इन फिलिंग अप द नॉन ऑफिशियल मेंबर सीट। क्या है ये मतलब, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट क्यों है? देखो, एक होता है नॉमिनेशन, एक होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, और एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी होती है एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की वोटर्स के पास में। ठीक है, वही लोग डिसाइड करते हैं वोट देके कि भाई उनको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, उसमें होता है कि वो लोग किसी को चुनते हैं, ठीक है, और कोई और अथॉरिटी होगी जो डिसाइड करेगी कि भी उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। ठीक है, और नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन भी कुछ इनडायरेक्ट ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो आपका नॉमिनेशन है ये सिंगल स्टेज प्रोसेस होती है। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, अब उस 100 में से टोटल 100 लोग हैं एक कम्युनिटी के, या किसी भी एक कोई ग्रुप ले लो, वहां पे 100 लोग हैं। तो 100 लोगों ने क्या करा, मिलके अपने अंदर से उन 100 लोगों में से कुछ 5 लोग ऐसे निकाले जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना थोड़ा हक दिखाया, उन्होंने क्या करा, उनको वोट दी, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, 5 को सिलेक्ट कर दिया। तो ये तो ठीक है, बट अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ कि उन 5 में से असल में उन लोगों को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। तो अगर लोग ऐसा करते कि 100 में से कोई एक निकाल देते, तो ये तो हो जाता आपका डायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आया? ठीक है, या वो 100 के जो 5 निकल के आए थे, 100 में से जो 5 निकल के आए हैं, वो 5 अगर अपने आप में डिसाइड करके कर लें कि ओके अच्छा हम में से ये बनेगा, वो तब भी डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि वो खुद में से ही एक बना रहे हैं। बट अगर क्या हो जाए, उन 100 ने 5 को चुना, ठीक है, उन 100 ने 5 को चुना, अब उन 5 में से कोई और एक्सटर्नल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि भाई इन 5 में से असल में कौन इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तब ये होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इसमें प्रोसेस है, देखो, पहले लोगों ने सिलेक्ट करा, फिर उनके ऊपर कोई अथॉरिटी आई, उस अथॉरिटी ने करा, ये प्रोसेस पूरी लंबी गई। बट नॉमिनेशन में ना होता तो इनडायरेक्ट ही है, लोग नहीं करते, बट नॉमिनेशन में ये हो जाता है कि यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, नॉमिनेशन है आपका सिंगल स्टेज। क्या है? सिंगल स्टेज। तो जो ये पर्सन आपका आया है ना, इसको किसी ने तो पहले भेजा है, राइट, मतलब एक ग्रुप था, उस ग्रुप में से एक पर्सन आया है, समझ में आया, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने आया है। बट इस पर्सन को डायरेक्टली किसी बॉडी ने नॉमिनेट कर दिया, या किसी वॉइस रॉय ने नॉमिनेट कर दिया, ठीक है, किसके बेस पे, इन लोगों की रिकमेंडेशन पे जो है इसको वो कर दिया। तो एक ही टाइम पे ये प्रोसेस खत्म हो गया, फाइनली डिसाइड हो गया कि अच्छा इन सब लोगों में से सिर्फ ये वाला पर्सन क्या होएगा, इन सब का क्या होएगा, इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द नॉमिनेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोविजन तो ये है ही, बट ये इनडायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आपका रिजेंबल करता है। आपको थोड़ा अभी कंफ्यूजन ना आ सकता है। अब दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर ये नॉमिनेशन ना होती, यहाँ पे असल में इनडायरेक्ट इलेक्शन का इस्तेमाल होता, तो पहले क्या होता, तो ये बॉडीज ना खुद ना डिसाइड करती कि इन 100 में से ये वाला पर्सन जो है वो क्या करेगा, वो ये इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तब ये बॉडीज क्या करती, देखो तब ऐसा होता, तब ये 100 लोग अपने 5 लोग देते, ठीक है, इन लोगों ने एक स्टेप निभाया अपना, समझ में आया, तो एक स्टेप तो ये इन्वॉल्व हो गया। फिर इनमें से इनको ये वाला, ये कोई बॉडीज आती है, अथॉरिटीज आती है जो सिलेक्ट करते हैं कि एक और जो है होगी, जो स्टेज हो गई आपकी, ठीक है, तो और भी आगे स्टेज हो सकती है, क्या पता 3 लोग चुने, फिर वो 2 चुने, वो 1 चुने, ऐसे करके हो सकता है। तो ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होती है, बट नॉमिनेशन में सिर्फ एक ही स्टेज प्रोसेस होती है, जो कि क्या होती है, इनडायरेक्ट ही होती है, जिसको खुद से जो है वो आपके जो लोग हैं, जो इलेक्टोरेट हैं, वो नहीं जो करते, डिसाइड करते कि इनको कौन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मेरा मेन पर्पस आपको ये समझाना नहीं है, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सीट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल क्या है,
नहीं हो रहा, बट ये रिजेंबल कर जाता है आपका किसके प्रोसेस के साथ में, आपके नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल कर जाती है, मेल खा जाती है आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस के साथ में, बट दोनों में फर्क होता है। नॉमिनेशन सिंगल स्टेज होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो मल्टी स्टेज होती है, उसमें बहुत सारी स्टेज जो आती है इन्वॉल्व होती है टू सिलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सारे फीचर समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कुछ डाउट होता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि उनको कुछ डाउट्स होते हैं तो वो मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन डू नॉट वरी, अभी गिव मी सम टाइम। अगर बहुत सारे बच्चे जाएंगे, जब सबको लगेगा कि ओके, अब मुझे लगेगा कि सबको ही क्वेश्चंस का वो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम का इश्यू बड़ा होता है, तो मैं सबको ऐसे करके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ओके हमें कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, राइट, जिसमें कि आप सब लोग कनेक्ट कर पाओ। एंड वन मोर थिंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट आल्सो, एक्चुअली आई, चलो छोड़ो बाद में, लेटर, नॉट नाउ, लीव दैट आउट, ओके, डू नॉट वरी। ओके गाइस, सो देखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय, मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, और फटाफट से हम अपनी जो है हम लक्ष्मी काम को कंप्लीट करेंगे। देखो इतना रिस्पॉन्स नहीं आता मुझे बिल्कुल भी, तो मुझे समझ नहीं आता कि कितने बच्चे उसको देख रहे हैं, कौन मतलब कौन इस साल टारगेट कर रहा है। इस साल तो कोई टारगेट जो कर रहा होगा वो इन वीडियोस को देख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि उसका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा। कोई इनको टारगेट कर रहा होगा एग्जाम को 2025 में, तो मे बी वो पर्सन जो है वो कर रहा है। सबका अपने हिसाब से ना एक प्लान जो है वो अलग फॉर्म होगा। 25 में टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, उनको तो बहुत फटाफट करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा लेट कर रहे हैं जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, जिनके पास टाइम अभी है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। बट डू लेट मी नो, मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि आप के पास कितना टाइम है, सो दैट हम उसी हिसाब से इन क्लासेस की जो है वो स्पीड जो है वो कर पाए, राइट। सो गाइस, बाय बाय, फिर से दोबारा से लेक्चर हो गया, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, बाय बाय, फाइनली टाटा, बाय बाय।